मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं, सभी मुझसे आके लिपट गईं, मैं किसी से जाके मिला नहीं। मैं जब आया था तो पूरे हाथी हाथी थे स्टेज पर, यानी वसीम बरेलवी साहब और मखमूर सईदी साहब, बेकल उत्साही साहब, कृष्णहारी नूर साहब और वसीम बरेलवी साहब, राहत इंदौरी साहब। तो मैंने किसी भी शख्स के संग 3 से कम मुशायरे नहीं पढ़े, इंक्लूडिंग कतील सफाई पाकिस्तान के, क्योंकि जैसा आपने बताया मैंने 4 इंडो पाक मुशायरे पढ़े। जो गज़लें हैं वो मुशायरा केंद्रित हो चुकी। अमीर खुसरो हों या और बात के शायर, मुशायरों से नहीं शायरी से जिंदा। ये जो मिजाज है ये भी बशीर साहब ने इसी गज़ल के टुकड़े पीस से निकाल के कहा था कि तुम्हारा नाम मिजाज रखते हैं। तो मैंने कहा तस्वीर जैसी शख्सियत मेरे दिमाग में निदा फाजली की है, बशीर बद्र की है, वसीम बरेलवी की है, ऐसी छवि मेरे पास और अभी के दौर के लोगों की नहीं बन पा रही। सबसे पहले मुझे साहिल लुधियानवी पसंद है, बाद में बशीर बद्र आए, वो तो ऐसे आए कि फिर हमारे ही हो गए। 30 साल मैंने इसी डिक्शन पर काम किया कि हाउ आई राइट, कैसे मैं लिखूं कि मेरी गज़ल हिंदी वालों को हिंदी की लगे और उर्दू वालों को उर्दू की लगे। उस ज़माने में गरीबी का ज़माना भी तो था, कृष्ण भगवान के द्वापर में सुदामा भी तो था। बच्चों की तरह रहता है शायर, बच्चों की तरह रहता है, जब चाहे जब वो छोटी छोटी बातों में उसको क्यूरियोसिटी भी होती है और वो बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ें पसंद भी करता है और खिलौने देख के भी उसका मन करता है कि मैं खिलौना खरीद लूँ। ये है शायर। देखा तो मकबूल साहब की हालत बहुत ख़राब थी। कहने में मैंने पूछा क्या हुआ, कहने बेटा यहाँ मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा यार बड़ी मुसीबत है। बोले, मैंने कहा फिर क्या करें, कहने मेरा तो ठीक है, कहने यार शहरयार को देख क्या उसका क्या हाल है। मैंने कहा वो कहाँ है, यूनो हनी सिंह का कोई कसूर नहीं है, तो आपने जिस हे दृष्टि से उसको देखा बेचारे को, मैं नहीं देखता। आपकी चॉइस है कि आप रामायण देखना चाहते हैं या आप ये हनी सिंह सुनना चाहते हैं। जो हिंदी काव्य की विधाएं थी, दोहा, सोठा, चौपाई, ये हमें नहीं मिलती हैं। याद आ रही है तो याद ही लिखना पड़ेगा। तत्सम शब्द है स्मृति, स्मृति आ रही है, स्मृति नहीं आती मुझे, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, मैं दोबारा जवान नहीं हो सकता। नमस्कार, ऋतिक नागर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो देश की जानी मानी एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने सिनेमा जगत से लेकर मंचों तक खूब ख्याति कमाई है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ शायर होना नहीं है, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि देश का एक ऐसा बड़ा शायर जिसका डंका पूरी दुनिया में शायरी के क्षेत्र में इस तरह बजता है कि शायद उसे शायरी का पर्याय कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बशीर बद्र साहब, बशीर बद्र साहब ने इन्हें अपना शागिर्द चुना, जो कि मुझे लगता है कि एक अपने आप में सबसे बड़ा तमगा है और यह किसी भी स्वर्ण पदक से निम्नतर नहीं है। तो आज हम बात करेंगे शायर अशोक मिजाज बद्र से। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। सर, आपने इतने मंचों पर कविताएं पढ़ी हैं, करीब आप 30-35 साल आपको मंचों पर कविताएं पढ़ते हो गए हैं। तो मंचों पर जब हम चढ़ते हैं तो जो कई बार सुन चुके होते हैं लोग, तो वह फरमाइशें रखते हैं जो उनकी पसंदीदा गज़लें होती हैं। लेकिन मैं उन गज़लों के विषय में ना चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि वो इतनी सुनी जा चुकी हैं, इतना 30-35 सालों में शायद ही कोई ऐसी गज़ल रही हो जो मंचों पर शायद ना पढ़ी गई हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अशोक मिजाज ने जो 11 पुस्तकें लिखी, अशोक मिजाज की पसंदीदा गज़ल कौन सी? ये इतना बड़ा कठिन प्रश्न है, ये आप किसी से भी करेंगे तो वो बहुत तकलीफ में आ जाएगा। कारण क्यों, एक पिता को अपने सारे बच्चे एक समान लगते हैं, बजाय इसके कि मुझे क्या पसंद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को क्या पसंद है। क्योंकि निज कवित कही लाग नैनी का, सरस हो अथवा अतिथि का, तो हमें तो हमारे सारे बेटे एक समान लगते हैं। जो आज शेर कहा वो लगता है कि इससे बढ़िया शेर मैंने आज तक नहीं कहा, और 24 घंटे बाद लगता है कि नहीं यार ये कुछ नहीं, वो अच्छा था। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिससे मेरी शनाख्त बनी, जिससे मेरी पहचान बनी और जिससे मेरा नाम मिला मिजाज,
मैं उसी गज़ल को अब अपनी सबसे बेस्ट गज़ल मानने लगा हूँ और लोग भी मानने लगे। लोगों ने ही माना, तब मैंने माना कि हाँ भैया, और वो भी आपको भी अच्छी तरह से याद होगी। मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं, सभी मुझसे आके लिपट गई, मैं किसी से जाके मिला नहीं। वाह, मैं इसी को क्रेडिट देता हूँ क्योंकि मेरी पहली किताब का नाम भी यही था। समंदरों का मिजाज। 1995 में आई थी, 95 में। उसका नाम भी यही है, समंदरों का मिजाज। किताब का नाम भी इसी मतलब से आया, मैं समंदरों का मिजाज हूँ। और ये जो मिजाज है, ये भी बशीर साहब ने इसी गज़ल के टुकड़े पीस से निकाल के कहा था कि तुम्हारा नाम मिजाज रखते हैं। तो मैंने कहा तस्लीम। आप क्या कहते हैं कि जो लोकप्रियता है वो किस हद तक अच्छी शायरी का पैमाना है, और इसमें आपका टारगेट हमेशा क्या रहा? क्या रहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सीधा हिसाब ये है कि ये सब बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है? आपका लेखन, आपका शौक़ क्या था? मेरा तो कम से कम ये था कि मुझे लिखना है, गज़ल सीखना है। वो गज़ल क्या होती है, फिर मैंने उसको जब सीखा, समझा, उस्ताद से भी पूरी शिक्षा ली, तब उसके बाद मैं शुरू किया कि मुझे गज़ल कहनी है। यानी मेन पर्पज़ मेरा क्या है? गज़ल कहना। अब आप गज़ल कहते हैं तो ज़ाहिर है 4 जगह बुलाए भी जाएंगे, और अगर आप बुलाए गए, पसंद किए गए, तो आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और मंच पर भी जाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनकी लिखा पढ़ी कम है, बहुत हमसे बहुत कम मेहनत होगी, आपसे बहुत कम मेहनत होगी, लेकिन वो मंचों से ही आए, मंचों पर ही मेहनत करते रहे और मंच उन्हें मिलते भी गए, इसलिए वो लोकप्रिय हो गए। तो वो कोई पैमाना नहीं है। पैमाना ये नहीं है कि जिसने बहुत अच्छा लिखा, किताबें बहुत आईं, वही बड़ा शायर है, या जिसने किताब एक भी नहीं निकाली मगर मंच से लोकप्रिय हो गया तो वो बहुत बड़ा शायर है। ये नहीं। ये तो जब क्रिटिक्स और उनकी नज़र में जब आदमी आता है, जब उसका आंकलन होता है, तब देखा जाता है कि कौन जो है वो काम का आदमी है और किसने क्या, किसकी क्या गहराई है और किसने क्या किया है। तो दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह जायज़ है। किताबें भी सही हैं, मंच भी सही है, लेकिन जो कैलकुलेशन होगा उसमें जो निकल के आएगा वो सही। अब एक बहुत फेमस और पुराना डायलॉग है कि सिद्धि और प्रसिद्धि दो अलग चीज़ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको सिद्धि प्राप्त है, हाँ, कलम में हमें सिद्धि प्राप्त है, हो सकता है प्रसिद्धि उतनी ना हो। जिनको कम सिद्धि प्राप्त है मगर उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा, तो वो तो आदमी के समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी भी इस अंदाज़ लगा लेता है कि ये आदमी मंच से आया है, इस आदमी ने मेहनत की है, इस आदमी ने कितनी मेहनत की है, वो एक अंदाज़ा तो लग जाता है आम पब्लिक को। और जब आम पब्लिक को लग जाता है तो क्रिटिक्स और शोधकर्ता जो रहते हैं वो तो बाल की खाल निकाल लेते हैं। इसलिए इन बातों से ना तो फ्लक्चुएट होना चाहिए, ना डाइवर्ट होना चाहिए कि नहीं यहाँ चलो मंच से ज़्यादा प्रसिद्धि हो रही है, किताबें छोड़ो, हमें तो वहीं पे चलो, हो गई अपनी 100 गज़लें, अब अपन पढ़ना ही शुरू करो। और गज़लें ख़त्म हो जाती, मेरी फिर 13 किताबें क्यों होती? मैं ही 4 गज़ल, 10 गज़ल, 100 गज़ल लेके अपने स्टेज पर चलता रहता, और पूरी ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी। फिर मेरे ऊपर 5 विश्वविद्यालय में शोध नहीं होती, फिर मेरा इतना स्टैंडर्ड नहीं बनता, और मैं आज जो इज़्ज़त मालिक ने मुझे दी है वो मेरी कलम, किताबों और उसकी वजह से है। मंच से मुझे प्रसिद्धि मिली, लेकिन इज़्ज़त मुझे किताबों और इससे मिली। दो अलग चीज़ें देखिए, इज़्ज़त और शोहरत। हाँ। शोहरत देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बिना प्रश्न पूछे इसका उत्तर आ गया। शोहरत और इज़्ज़त दो अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि शोहरत वाला इज़्ज़त भी कमा पाया हो। वो जो इज़्ज़त उस आदमी को मिली जो जिसकी प्रसिद्धि उससे कम थी मगर उसका काम उससे ज़्यादा था, तो उसको प्रसिद्धि ज़्यादा मिली, इसको इज़्ज़त ज़्यादा। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, उसमें मुझे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया हमेशा आपका फोकस रहा। और हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ी कहनात भी चलती है कि 100 कहेगी और एक लिखेगी। तो कहीं ना कहीं आपका ये रहा कि एक ऐसी यादगार हमेशा रहे जो दुनिया सालों साल जिसको पढ़ती रहे। क्योंकि जैसे आज हमारे पास वीडियो का मीडियम है, ठीक है, आपने जब मंचों पर कविताएं पढ़ना चालू करी तब तो वीसीआर भी बहुत दुर्गम होते थे, वीसीआर भी उतने ज़्यादा नहीं मिलते थे। इस कारण से मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो इंडो पाक मुशायरे जो आपने करे उनके तो आपके पास स्मृतियाँ के तौर पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे पास वीडियो का मीडियम सब कुछ है ना। उस समय वीसीआर था लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी उपलब्धताएं नहीं थी।
तो कल को हो सकता है ये वीडियो का मीडियम भी कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाए। हाँ। लेकिन टेक्स्ट हम देखते हैं कि हमेशा रहेगा। टेक्स्ट रामचरितमानस और उसके पहले से भी जो लिपिबद्ध चीज़ें हैं वो हमारे पुराण हो गए, हमारी जितने भी ग्रंथ हैं, टेक्स्ट के तौर पे हमेशा से लिपिबद्ध चीज़ मतलब हमेशा रही, अभी भी है और भविष्य में भी वो लिपिबद्ध रहेगी। तो हमें आपके प्रश्न का पहले उत्तर देने से पहले मैं शेर सुना दूँ एक जो मैंने लिखा जी था। जी बिल्कुल। कि अमीर खुसरो हों, जिनका अपन ने जिक्र किया, अमीर खुसरो हों यानी द वन फर्स्ट, मान के चलो अमीर खुसरो हों या और बाद के शायर, मुशायरों से नहीं शायरी से जिंदा है। वाह, मेरा शेर है ये, मुशायरों से नहीं शायरी से जिंदा है। तो आपको जिंदा तो आपकी शायरी रखेगी। दूसरी बात क्या है, वो कब रखेगी, जब आपने कहीं लिखा होगा। जैसा आपने कहा 100 बका और 1 हम जो कहते हैं 100 बका और 1 लिखा, ये अर्थ की भाषा में, अर्थ कॉमन यानी हमारे बैंक की भाषा में 100 बका और 1 लिखा। जो आपने कलम लिख दी, इतना लेना है, इससे इतना देना है, वही और आपके साइन करा लिए, तो वो सनद हो गई। अब जैसे हमने इसमें लिख दिया और नीचे लिख दिया कि अशोक मिजाज की गज़ल, तो ये सनद हो गई। इसी तरह से लिखा हुआ सनद है। और लिखे हुए पे अगर मैं इतने महत्व नहीं देता तो ये आज कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी में भी मेरी ये गज़ल पुस्तक आज की डेट में भी मैं इसी पे भी एक आपसे जानना चाहूँगा। रिसेंट जो ये 2025 की जनवरी में आई, मैं इसी पे भी एक जानना चाहूँगा। जैसे 94-95 में आपकी पहली पुस्तक आई, ठीक है, उसके बाद 2006 तक तो आपका प्रकाशन होता रहा, फिर एक लंबा गैप हमें देखने मिला, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ, और अभी 2025 में हैं और आप 1992-93 के आसपास से आप मंचों पर जा रहे हैं, आपकी पुस्तकें आना शुरू हुई। तो मेरा प्रश्न इस पुस्तक के शीर्षक पे ही है कि आज का मिजाज क्या है, और दूसरा ये जो लंबा अंतराल हुआ ये क्यों हुआ? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं स्टेट बैंक सर्विस में था, तो 2005 में मेरा प्रमोशन हो गया था। उसके पहले मैं क्लरिकल कैडर में था, हेड कैशियर था, तो मुझे टाइम बहुत मिल जाता था। 5 बजे के बाद 5:30 बजे के बाद बैंक ब्रांच बंद करके अपना कैश समझ के अपना आ जाते थे। और सुबह से 10:30 बजे का मतलब लिमिटेड जवाबदारी थी। अपना काउंटर था, अपना काउंटर क्लोज करो जाओ। फिर उसके बाद में जब मैं प्रमोशन ले लिया तो मेरी दायरा जो है वो बूंद से बढ़ के समंदर हो गया। फिर मुझे हर चीज़ की, बैंक की एक एक चीज़ की मतलब जवाबदारी रहती थी। टाइम भी हमारा बैंक में बहुत ज़्यादा 9 बजे रात तक, 8 बजे रात तक का होने लगा था। और अप डाउन भी मैंने किया, 4 साल पन्ना अप डाउन किया, 4 साल दमोह अप डाउन किया, 1 साल पन्ना। तो 2006 के बाद फिर मेरी किताब आई 2015 में, यानी 9 साल का ये गैप हुआ किताबों में। लेकिन उस दरमियान में कुछ ना कुछ तो करता रहा, आड़ा टेढ़ा जो कुछ भी करता रहा, लिखता रहा, सब कुछ करता रहा। बाद में जैसे ही मैं मतलब यहाँ आया, मैंने फिर सबको पूरा कंपाइल करा और किताबें मेरी फिर आई। तो ये आज का मिजाज क्यों अलग? देखिए, बमुश्किल तमाम हमारे उस्ताद डॉक्टर बशीर बट साहब उस लैंग्वेज को हटा करके, यानी जो पुरानी लैंग्वेज थी दकीक उर्दू वाली, जिसमें इतने उर्दू के गाढ़े लफ्ज़ थे कि उर्दू के स्टूडेंट भी नहीं समझ पाते थे, उससे उन्हें हटा करके एक ऐसी लैंग्वेज लेके आए जो हमारा आपकी आज की ज़ुबान थी, उस समय की ज़ुबान थी। यानी उर्दू के कम लफ्ज़, हिंदी के मतलब सामान्य लफ्ज़, जिसको कहते हैं सलीस भाषा, बिल्कुल आसान भाषा, जो बोलचाल की भाषा है, जिसमें हम ऐसे उर्दू और हिंदी के शब्द हों जो प्रायः हर आदमी की समझ में आए। तो ऐसी लैंग्वेज लेके आए। ये चेंज आया कब, जब उस एरे के बाद बशीर बट का जन्म हुआ। उसके बाद में फिर दुष्यंत जैसे लोग आए, उन्होंने और लैंग्वेज को हिंदीआइज किया, मतलब हिंदी की तरफ ले आए। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, और साथ साथ उस समय जो शायरी थी वो इश्क, विश्क, महबूबा और जाम और शेख और बरहमन और इस तरह के बहुत पुराने सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। वो लैंग्वेज और वो सब्जेक्ट्स भी हटे और धीरे धीरे हटते गए। और यहाँ हिंदी गज़ल जो दुष्यंत के बाद शुरू हुई 75 के बाद, उसने भी फिर अपनी बैटिंग की और वो उन श्रृंगार को एक तरफ रख दिया। हिंदी वालों ने तो पहले एक तरफ ही रख दिया था कि नहीं, श्रृंगार तो मतलब ये सिर्फ उसकी मनोरंजन की चीज़ है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। फिर उनने कथ्य को महत्व दिया कि कथन होना चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए, समाज की बातें होनी चाहिए, राजनीति पे बातें होनी चाहिए, और हमारे तमाम तरह के जितने भी व्यवस्था के प्रति है या हमारी जो भी खीज है या हमें जो भी शिकायत है व्यवस्था से, तंत्र से या अफसरशाही से, किसी से, वो सब सब्जेक्ट्स आने चाहिए। ये क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, अभी हुआ है,
हमारे सामने सामने हुआ है। हम तो आ गए थे 90 के पहले, यानी मैं 20वीं सदी का पूछ, 1 दशक तो मैं निश्चित मान के चलो कि 1.5 दशक तो मैंने देखा ही है गज़ल का, 20वीं सदी का। और ये क्वार्टर ऑफ 2025 यानी क्वार्टर ऑफ 21वीं सदी में मैं ये किताब निकाल रहा हूँ। तो इस 25, 10, 35, 10, 40 साल में जो मैंने देखा, तो गज़ल के जितने भी चेंजेस आ रहे थे और आने वाले हैं, और उनमें कितने तरह की गज़लें लिखी जा रही हैं, और कैसे कैसे मतलब पैंतरे अपनाया जा रहा है, वो जब मैंने सब देखा, तब मैंने जो अपनी पोइट्री थी उसमें से पूरे में से छाटा कि मैं आज के मिजाज में कहाँ फिट होता हूँ। प्लस जो मैंने अभी ताज़ा गज़लें कही हैं जिनका वाकई मिजाज आज का है, वो इस गज़ल में शामिल की गई। और ऐसा नहीं कि पुराना छोड़ दिया गया, इसमें पीछे 65 कते और 240 शेर भी हैं, और वो शेर वही हैं जो 40 साल पुरानी गज़ल के से लेकर के आज तक की गज़लों के शेर हैं, उनके चुनिंदा शेर छांट करके, ताकि वो ज़ाया न जाए। तो एक कुंजी की तरह है 10 किताबों का निचोड़। तो ये आज का मिजाज है। इसमें सब्जेक्ट जो है श्रृंगार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, श्रृंगार ही शायरी और कविता का मूल है, ये बात मैं अंडरलाइन करूँगा। क्योंकि अगर श्रृंगार से आदमी नहीं एंटर करेगा तो डायरेक्ट उसमें एंटर नहीं करेगा। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी था। आपने शायद 2 शब्द सुने होंगे शायरी के बारे में, गमे जाना और गमे दौरां। शायरी 2 भागों में विभाजित पहले भी थी। गमे जाना, जिसमें अपनी महबूब का दर्द, महबूब से बातचीत, उसका सौंदर्य, ये चीज़ें आती थी, वो कहलाता था गमे जाना। और अब जो उसके बाद जो सेकंड पार्ट था वो कहता था गमे दौरां, यानी दौर की, जो पूरे उस दौर की जो गम है, जो रंजू, जैसे मैंने बताया कि जो अपने समाज के राजनीति के उसके राजाओं के या जो भी उनके खिलाफ अपन को बोल रहा हूँ, वो गमे दौरा में आता था। तो हर आदमी दोनों तरह की शायरी पहले भी करता था, लेकिन गमे दौरा थोड़ा कम था और ये ज़्यादा था, इसलिए ये उससे उबर नहीं पाया। गमे दौरा के शेर गालिब ने भी कहे, गमे दौरा के शेर हर आदमी ने कहे, लेकिन वो कम मात्रा में थे। उनके यहाँ ज़्यादा पार्ट क्या मिलता था, गमे जाना। इसलिए शायरी गमे जाना ही मान ली गई। अरे तो बस इसमें तो बस केवल रोते रहते हैं, या अपने महबूब की तारीफ होती रहती, या उसके विरह और मिलन के और वो होता रहता है। इससे आज भी नहीं उभर पाई उर्दू शायरी। जबकि हिंदी गज़ल नाम से जो चला, तो उसने ये इस चीज़ को, सौंदर्य को नकारा तो नहीं उसने, यानी साहब बिल्कुल नहीं, लेकिन वही हो ये भी नहीं था। वो भी, जो भी आदमी एंटर होगा तो वहीं से होगा, लेकिन वो गमे दौरा ज़्यादा है। कुल मिला के एक लाइन में कहूँ कि गमे दौरा आज के मिजाज में ज़्यादा है। इसमें अगर 90% या 85% गमे दौरा है तो 15% सौंदर्य है आज के मिजाज में। शायद आपका ही एक वो शेर भी है कि 21वीं सदी की अदा कह सकें जिसे, ऐसा भी कुछ लिखो कि नया कह सकें जिसे। तो कहीं मैं देखो तो बदल रहे हैं यहाँ, वो उसमें भी है, बदल रहे हैं ज़ुबानो बयान के तेवर, बदल रहे हैं ज़ुबानो बयान के तेवर, अब आने वाली गज़ल का मिजाज क्या होगा, ये भी है। अब देखिए, हम क्योंकि नए आज के मिजाज पे आ चुके हैं, लेकिन चूंकि मुझे पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, तो पहले मैं उसको पूछ लेता हूँ ताकि एक वो भी हो जाए, फिर मैं आज के मिजाज और हमारे दौर के, हम जो लड़के हैं अभी नए उम्र के, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा उस चीज़ों को देखते हैं, उस पर आएंगे। तो देखिए, आजकल जो मैं देख पा रहा हूँ, जितना मेरा छोटा सा एक अनुभव है और जितना थोड़ा मैं देखता रहता हूँ आसपास, तो कहीं ना कहीं जो गज़लें हैं वो मुशायरा केंद्रित हो चुकी हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ, कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कविताओं से अर्थ मेरा काव्य विधा जो है, पद्य जो है, पद्य भी हो सकता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लुभाती हैं, तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, नए पुराना सब पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसी ज़ुबान पर और जैसी शख्सियत मेरे दिमाग में निदा फाजली की है, बशीर बद्र की है, वसीम बरेलवी की है, ठीक है, ऐसी छवि मेरे पास और अभी के दौर के लोगों की नहीं बन पा रही है। ठीक है, और मैं देखता हूं कि आपने इन सभी के साथ मंच साझा किए हैं कई। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़े कुछ संस्मरण सुनाएं
मज़ेदार किस्से भी हो सकते हैं उसमें। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सुनाएं, क्योंकि ये बातें जैसे अब निदा फाजली साहब हमारे साथ नहीं है, हाँ नहीं। ठीक है, और हम देखते हैं कि बशीर वद साहब ने भी मंचों पर जाना बहुत सालों पहले अब बंद छोड़ कर दिया है ना। जी। अब बस वसीम बरेलवी साहब हैं जो मंचों जो पर जा रहे आज हैं भी अभी हैं, भी, वो अभी हैं। लेकिन वो भी अपने कभी किस्से नहीं सुनाते जी, हैं। जी। तो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ एक अछूती रह जाती है कि सिर्फ वो मंच पर चढ़कर शायरी सुनाना ही एक वो नहीं है, एक वो पूरी जो प्रोसेस है जी। कि किस चीज़ से गुजरा जाता है, एक शायर कहाँ कहाँ कैसा कैसा होता है, उनके बीच आपस में माहौल कैसा होता है। तो मैं कुछ ऐसे संस्मरण आपसे सुनना चाहूँगा उस दौर के, जब आप इन लोगों के साथ, ये बड़े हाथी जी। जो शायरी के बड़े ये तो योद्धा कहे जाते ये हैं। आपने बिल्कुल सच कहा। मैं जब आया था तो पूरे हाथी हाथी थे स्टेज पर, यानी बशीर बरेलवी साहब और अपने मखमूर सईदी साहब, बेकल उत्साही साहब, कृष्ण बिहारी नूर साहब और वसीम बरेलवी साहब, राहत इंदौरी साहब, बाद में मंजर भोपाली भी मतलब हमारे साथ में थे। यंग में आते थे वो, लेकिन थे मतलब उस समय थे 92 94 से वो बाकायदा मंचों पर थे। तो शहरयार साहब, अली सरदार जाफरी साहब, इन सब से मतलब हमारे मुझे बड़ा मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन सब के साथ में कई मुशायरे मैंने पढ़े। मतलब 2 से बहुवचन 3 से ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने किसी भी शख्स के संग 3 से कम मुशायरे नहीं पढ़े, इंक्लूडिंग कतील सफाई पाकिस्तान के, क्योंकि जैसा आपने बताया मैंने 4 इंडो पाक मुशायरे पढ़े, तो कतील सफाई भी उसमें 3 दफ़ा तो मुझे मिले। तो ये बात तो सही है। आप क्या पूछ रहे थे, मैं भूल गया वहाँ। संस्मरण में जानना चाहूँगा। संस्मरण तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा अनुभव ये रहा कि चाहे वो अली सरदार जाफरी हों और चाहे वो खुमार बाराबंकी हों, जिनके संग मैंने नॉन फिल्टर सिगरेट पी। अब आप पर्सनल किस्सों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो आए कहने लगे, उस समय एसटीडी का ज़माना था, इंडो पाक मुशायरा शायद पटियाला में था, तो बोले यार मुझे बीवी से बात करनी है। तो वो क्या करें, तो एसटीडी जाना था उनको। तो वो बशीर वद साहब से बोले कि भाई मैं थोड़ा जाके आता हूँ। कहने लगे आप मेरे सागिद को ले जाइए साथ में। तो फिर मैं गया, तो उनके संग रिक्शे में बैठ करके मैंने रास्ते भर वो मुझसे शेर सुनते गए, और वो नॉन फिल्टर की सिगरेट आती वो उनके संग पीने का सौभाग्य मिला। मतलब ये इसलिए कि बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है सब मस्त मौला होते हैं। मतलब जो बहुत गमगीन गंभीर शायर की जिनकी इमेज रहती है, तो वो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पर बैठे गंभीर ही नहीं, वो भी हमारी आपकी तरह और बच्चों की तरह रहता है। शायर बच्चों की तरह रहता है, जब वो छोटी छोटी बातों में उसको क्यूरियोसिटी भी होती है, और वो बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ें पसंद भी करता है, और खिलौने देख के भी उसका मन करता है कि मैं खिलौना खरीद लूँ। ये है शायर। खिलौना देख के उसको लगता है कि मैं वो खरीद लूँ, और अगर अपने से कोई बड़ा देखता है तो सोचता है कि ये मेरे पिताजी समान है, मैं इसके चरण छू लूँ। जबकि वो खुद पिताजी की उम्र से ऊपर का आदमी है, लेकिन वो अपने आप को उस समय बच्चा महसूस करता है, सोचता नहीं ये बुजुर्ग है, इसको सलाम किया जाना चाहिए, इसको पहले जगह देनी चाहिए। ये मैंने अपनी आंखों से महसूस किया। ट्रेनों में लंबे लंबे सफ़र हमारे हुए कई बार निदा फाजली साहब इनके साथ, और बहुत कुछ सीखने मिलता था। और मैं भी सुनाता था उनसे, और गज़ल के बारे में पूछता था। तो जो मैंने मतलब शिक्षाएं ली हैं, वो आज तक भी मैं उनको पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाया। इतना ज्ञान मेरे को उन्होंने गज़ल के बारे में भरा। इसमें मैं थोड़ा और जानना भी चाहूँगा। आपने 2 नाम लिए, शहरयार और निदा फाजली साहब के। हाँ। तो अगर इनके साथ के कोई संस्मरण आप सुना सकें तो। वैसे तो मेरे को बहुत सारे याद हैं, लेकिन जो कल रात मेरे दिमाग में अचानक आया एक बार हम लोग लौट रहे थे कहीं से, तो इनके पास रखी तो थी क्वार्टर, मगर जो है वो पीने का इंतजाम नहीं था। तो बोले क्या करें यार अशोक यार कोई, तो मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा एक काम करो स्टेशन पे। पहले तो वो पेंट्री एंट्री कार इतने हो नहीं थे, तो उनका स्टेशन कोई आता है तो अपन चाय खरीद लेंगे, उसी के खाली कप में से ले लेना आप। मैं तो दूर रहता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कैमरे के सामने सफाई दे रहा हूँ, लेकिन हाँ जब भी बशीर साहब लेते नहीं थे, अगर उनको मान लो कोई ज़्यादा फोर्स करता तो कहते यार इसको पिला दो मेरी जगह, तो मैं मजबूरी में 2 घूंट में स्वीकार करता हूँ, मुझे रहना पड़ती थी। तो फिर एक स्टेशन आया, उस पर हम लोग उतरे तो उससे बोला कि भैया चाय दे। तो उस समय 5 रुपये की चाय आती थी, तो नहीं उससे मांगा कि कप दो, कप खाली। तो कहने लगे नहीं साहब कप हमारी गिनती के रहते हैं, हमको वहाँ हिसाब देना पड़ता है। तो बोले फिर क्या करें। तो मैंने फिर आइडिया दिया कि साहब एक काम करो, आप 5 रुपये का है ना, तो 5 रुपये इसको दे दो, चाय मत लेना अकेला गिलास। बोले हाँ साहब ये हो सकता है। तो ऐसे मैंने उनको कप दिलवाए थे चाय। छोटे छोटे से किस्से, मगर अब हंसी मजाक के तो इतने सारे हैं कि कैमरे के सामने सुनाना भी ठीक नहीं।
और जब सभी तरह की बातें होती थी। एक तो ये हो गया, एक मुशायरा था, उसमें शहरयार साहब, और उस जगह थी बिल्कुल वो बंद, शराबबंदी थी। मखमूर सईदी साहब थे। मखमूर सईदी साहब के पास मैं पहुंचा तो वो शायद गोरखपुर का किस्सा है, मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश। याद फिराक करके मुशायरा था, याद फिराक, फिराक गोरखपुर की जन्म, और लखनऊ दूरदर्शन से के मार्फत वो हुआ था। हम भी मौजूद थे उसमें, वसीम बरेलवी साहब भी थे, मखमूर सईदी भी थे और शहरयार भी थे। तो हम गए तो वहाँ सब बंद था बिल्कुल इस तरह से। तो देखा तो मखमूल साहब की हालत बहुत ख़राब थी। कहने में मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने बेटा यहाँ मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा यार बड़ी मुसीबत है। बोले, मैंने कहा फिर क्या करें, कहने मेरा तो ठीक है, कहने यार शहरयार को देख क्या उसका क्या हाल है। मैंने कहा वो कहाँ है, कहने वो नीचे के कमरे में है। चलो बोले चलते। मैंने कहा ऐसे खाली हाथ चलने से क्या फ़ायदा, कहने यार हमारे पास है ही नहीं, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कहा मैं प्रयास करता हूँ। फिर मैं नीचे उतरा, उसके वॉचमैन से मैंने पूछ पाछ के एक होटल में कबाड़ी 2 बोतल लाया एरिस्टोक्रेट की जैकेट में दबा के, और जब एक एक उनको दी तो फिर मेरी आरती उतार रहे थे वो लोग। और खूब मज़े से मुशायरा हुआ और अच्छे प्यारा वो रिकॉर्डिंग अभी भी होगी, 94-95 की बात होगी वो। अब मैं थोड़ी हमारे दौर की बात करता हूँ, जो चीज़ें हम जानना चाहते हैं। तो हम नए लोगों में एक कथन बहुत ज़्यादा चलता है कि टूटे हुए दिल से ही शायरी निकलती है। हाँ। है ना, ऐसा चलता है। हाँ। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि प्रेम ने आपको सबसे पहले कब स्पर्श किया? देखिए, प्रेम को तो मैंने अपनी किताबों में लिखा है। मुझे प्रेम ने तब स्पर्श किया तो उस समय हमारे यहाँ क्या है कि 12-13 साल के बच्चे जो है बहुत छोटे माने जाते थे, आजकल नहीं माने जाते। हमारे ज़माने में यानी जब हम मतलब सन 68 में करीब सन 68 रहा होगा, हाँ 68 ही था, 68-69। उस समय हमारी उम्र 12-13 वर्ष की करीब होगी। तो हमारे पिताजी स्टेशन मास्टर थे, तो हम लोग कालपी में रहते थे, कालपी उत्तर प्रदेश। तो वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र कहीं एक ऐसी जगह हुआ, एक फ्लैग स्टेशन है यमुना साउथ बैंक, जहाँ स्टेशन के अलावा कुछ नहीं था, रेलवे स्टेशन के अलावा। तो हमारे पिताजी ने फिर, हमारा नेटिव पुलिस सागर है, तो यहाँ हमें अपने छोटे भाई यानी हमारे चाचा जी के पास उन्हें पढ़ने भेजा। पहली बार हम अपने, देखो मेरे 6 भाई 4 बहन और मम्मी पापा, इन सबको छोड़ करके मैं 13 साल की उम्र में जब सागर आया, वो अपने आप को मतलब मैं सब 6 भाइयों में छोटा भी मैं था, तो मैं हर तरह से छोटा था। यानी वो 5 भाई मेरे बड़े थे, मेरी 2 बहनें बड़ी थी, तो उम्र भी मेरी 13 साल की थी। तो मैं अपने आप को इतना जैसे एक बालक बुद्धि के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। हालांकि आई वॉज स्टडिंग इन 9th। उस समय बच्चे 9 साल के बहुत छोटे माने, 13 साल के बहुत छोटे माने जाते। तब मैं यहाँ माँ से दूर पहली बार आया, तब मुझे वहाँ सबसे पहले मतलब क्या कहूँ कि जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना मुझे मतलब हिज्र जिसको कहते हैं, जुदाई, हिज्र का दर्द, जुदाई का दर्द क्या होता है, प्रेम क्या होता है। पहले तो जब साथ में रहते तो थोड़ी मालूम पड़ता, जब जुदा होते तब मालूम पड़ता है। एक एक भाई की याद आती, एक एक बहन की याद आती, एक एक माँ की। तो वो जो फीलिंग मेरे अंदर हुई कि ये दुनिया में, फिर वही बुद्ध जैसी स्थिति की दुनिया में सब छूट जाता है, मर भी जाते हैं लोग, मतलब फिर वो सारी प्रक्रियाएं मेरे संग शुरू हुई जो एक एडल्ट बच्चे को सोचनी चाहिए। फिर मैंने वहाँ से तो एक फिलासफर टाइप का मैं अंदर से कहीं हो गया था। फिर मैं देखता हूँ तो फिर ये शेर कहाँ से आते हैं कि उस जमाने में जुदाई का तसव्वुर ही ना था। वही तो मैं बता, एक बार आदमी अगर इमोशनल हो जाए तो वो फिर वो इमोशनल नहीं रहता है। तो इस तरह के इंस्टेंसेस भी होते हैं। हमारे ज़माने में तो बहुत मतलब क्या नाम से बहुत लुका छुपी वाला प्रेम होता था, ऐसा नहीं है मतलब। तो वो सब तो चीज़ें नॉर्मल है और मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये जीवन का एक पार्ट है। और इसमें इस तरह के अट्रैक्शंस हो जाना या वो हो जाना कोई सिर्फ मेरे साथ नहीं है। मैं हाँ भी कर दूँ तो ना भी करूँ तो, और कोई अगर हाँ भी करे या ना भी करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके जीवन में कभी कोई ऐसा लम्हा ना आया हो। वो तो आता है, ये मतलब एक नेचुरल है। और अब ये बात अलग है कि उसका आप उसकी फीलिंग्स आपको कैसी लगी और वो आपने कितनी देर तक रखे। अगर आज हम उस फीलिंग को जिंदा रखे हैं तो शायरी जिंदा है। अगर हम सोचते गए तो होता रहता है, हटाओ उसको, हटा देते। हमारे दौर में एक बड़ा ही संगीत के जगत में अगर कहा जाए तो जब से एक ये क्रांति आई है रैप कल्चर
हिप हॉप कहते हैं जिसे, ये विदेश से आई। तो इसमें ना एक बड़ा चर्चा का विषय है, हर जगह चर्चा का विषय है। एक संगीतकार हैं यो यो हनी सिंह, हाँ ठीक है, तो उनका एक गीत है ब्राउन रंग, ठीक है, तो उस पे बड़ा चर्चा बनती है कि ये किसने लिखा। क्या था वो ब्राउन रंग? तो एक गाना है, एक रैप सॉन्ग है, एक लाइन उसका ऐसा है, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग थे, ऐसा करके एक गीत है। तो उस पे बड़ी चर्चा उठती है कि ये किसने लिखा। कोई कहता है मैंने लिखा, कोई कहता है मैंने लिखा। तो गज़ल में जब हम देखते हैं तो आपने मान लीजिए कोई एक शेर लिखा और उसी से मिलता जुलता कहीं कोई शेर या कोई कुछ उससे, जैसे मैंने भी एक दो गज़लें पढ़ी हैं कि फिराक और कुछ लोगों के ऐसे शेर मिल जाते हैं, ऊपर की लाइन नीचे हो गई, नीचे की लाइन। तो ऐसे में आप क्या करते हैं जब बिल्कुल सही मिसरे मिल जाते हैं? देखिए, नया तो कुछ है नहीं है। अब आप जरूरी थोड़ी 1000 साल पहले भी लोगों ने मोहब्बत की, उनको भी वही दर्द हुए जो आपको हो रहा है, उनको भी वही सब कुछ हुआ जो आपको हो रहा है। ज़माना पहले जैसा था वैसा आज भी है, और वैसा ही उस समय भी था। आप तो जानते हैं कि उस समय भी, क्या मैंने तो लिखा भी है कि उस ज़माने में गरीबी का ज़माना भी तो था। कृष्ण भगवान के द्वापर में सुदामा भी तो था। यानी गरीबी का कंसेप्ट सिर्फ हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं है। आप देखिए उस समय भी गरीब रहे, सुदामा जैसे गरीब रहे जिनके पास कुछ नहीं था, और कृष्ण भगवान का भरपूर खजाना था। तो हर जो चीज़ आज है वो पहले भी थी, और तो इसलिए लिखा सब कुछ जा चुका है। वो तुलसी ने भी लिखा, वो मीर ने भी लिखा, कबीर ने भी लिखा, सब ने लिखा। समृद्ध को नहीं दोष घुसाएं। इससे आप क्या अर्थ लगा रहे हो? मतलब जो समृद्ध है उसको दोष पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मतलब वहाँ उस समय भी वो बता रहे हैं कि कुछ असमृद्ध लोग थे, गरीब लोग थे, धोबी था, किसान थे, सब कुछ हर तबका था। गहराई में जाए तो अब जाहिर है टकराएगा भाई। एक बार को 100 दफ़ा आप कब तक लिखोगे? कहीं ना कहीं जाके वो होगा। तो उसमें ईमानदारी ये करनी चाहिए कि हमको बता देना चाहिए कि भाई ये, मतलब पहली बात तो ये कि जब हमने लिखा तब हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ लिखा जा चुका है। यदि मालूम पड़ेगा कि हमारे किसी सीनियर ने ये बात लिखी है तो आप उनको बाकायदा इज्जत दीजिए और आप लिखिए कि मैंने फला साहब से प्रेरित होकर ये शेर को या ये रचना कही है। ये हमारे ईमानदारी इसको कहते हैं। रहा सवाल दूसरा हो यो हनी सिंह का, तो आपने जिस हे दृष्टि से उसको देखा बेचारे को, मैं नहीं देखता। वी आर ब्रॉड माइंडेड। क्योंकि पुराने ज़माने में भी क्या नहीं लिखा गया। पतली कमर है और तिरछी नज़र है, सुना आपने गाना? पतली कमर है तिरछी नज़र, ये थे गाने। कब? 60 में, बल्कि और पहले का होगा। श्री 420 या किसी ऐसी फिल्म का गाना है, हमारी उम्र का गाना है। यानी जब हम पैदा हुए होंगे तब के हैं ये, 57-60 के बीच। उस समय ये लिखे जा रहे थे गाने, पतली कमर है तिरछी नज़र है और आजा मोरे बाल माँ तेरा घर है, ये वो तमाम इस तरह के गाने पुराने भी मिल जाएंगे आपको। पुराने आइटम सॉन्ग भी मिल जाएंगे आपको आज की डेट में। तो योनो हनी सिंह का कोई कसूर नहीं है, और ना वो उनका कसूर था। किनका? जिनने वो गीत लिखा, क्योंकि फिल्म में वो सिचुएशन थी, उनको वैसा लिखना था। अब यहाँ जरूर है, अब यो हनी सिंह भी तो फिल्म सिंगर है। हो सकता है कि किसी ने लिख के दे दिया भाई ये गाना गा, और या एल्बम की भी डिमांड है। एल्बम में भी हम एक, जैसे अपन थाली लगाते हैं तो उसमें नमक भी तो रखते हैं यार, अचार भी तो रखा जाता है। जब भी तो थाली कंप्लीट होगी। तो हमारा एल्बम बन रहा है तो हम उसमें अचार भी रखेंगे, नमक भी रखेंगे, तब जाके वो थाली होती। इसलिए कोई बुरा कुछ नहीं है। आपको क्या ग्रहण करना है, सवाल इस पर डिपेंड करता है। यूट्यूब पे और उस पर रामायण भी चल रही है, और क्या नहीं चल रहा है वो अब सब आपको मालूम है। अंडरस्टूड। तो आपकी चॉइस है कि आप रामायण देखना चाहते हैं या आप ये हनी सिंह सुनना चाहते हैं। आपने अभी तुलसी और कबीर की कुछ पंक्तियाँ हमारे सामने रखी, तो उससे मुझे एक प्रश्न आता है कि जिस तरह से गज़लें खुसरो से शुरू हुई और अभी तक वो वैसे ही चल रही हैं, उनमें और सुधार हो रहा है और संभावनाएं खोजी जा रही हैं, इस तरह से जो हिंदी काव्य की विधाएं थी, दोहा, सोठा, चौपाई, ये हमें नहीं मिलती हैं। अब इनका इतना चलन नहीं मिलता है जी। और इसी कारण शायद आपको रामचरितमानस से अनुदित कर कर अपनी एक पुस्तक भी करनी पड़ी, श्री राम कथा कहानी। तो ये क्या इसकी मुख्य वजह है? इसकी मुख्य वजह यही मैं आपको बता रहा था। आपने ये जो बोला ना, ये बहुत अच्छी बात बोली कि गीत क्यों कम हो गए, दोहे क्यों कम हो गए, क्यों कम हो गए। मालूम है आपको इसका मेन कारण ये है कि जब किसी गीत पर कोई आदमी गीत लिखता है तो उसे पैरोडी कहते हैं, यानी वो सेकंड हैंड हो जाता है। इसलिए कोई आदमी किसी के गीत पर गीत लिख नहीं पाता, और नई ज़मीन बामुश्किल तमाम बनती है कि भाई ऐसा हम कोई ज़मीन माने जो काफ़ी रजीब उसके तुकान ऐसी कोई लाइन जो पहले कभी यूज़ ना हुए हों,
तो ऐसा बहुत कम रेयर हुआ, लेकिन जो गीतकार हैं वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं मुट्ठी भर जो है, लेकिन वो बहुत गज़ल की तरह बहुतायत में नहीं हैं। गीतकार हैं, अभी भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो बहुतायत में नहीं है और आपकी पहुंच से बाहर भी है, क्योंकि आम जो पहुंच में पहुंची है इस वक्त, जो विधा पहुंची है वो है गज़ल। हर आदमी गज़ल लिखना चाहता है। अब गज़ल क्यों पहुंची वो भी पूछ लीजिए मुझसे। वो इसलिए कि गीत पर गीत कहना पैरोडी है, यानी अपने आप को द्वितीय बनाना, लेकिन गज़ल पर गज़ल कहना कोई ऐब नहीं रखता, कोई बुराई नहीं है इसमें। और गज़ल पर चूंकि जो गज़ल मीर ने लिखी थी, आज उस पर हम भी गज़ल कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, और हमारे आने वाली 10 पीढ़ियों बाद भी कोई अगर चाहेगा तो उस ज़मीन माने उस काफ़िया रदीफ़ या उस बंदिश में वो लिख सकता है, बगैर ये बताए कि मैंने ये मीर से ली है या आपसे ली है। ये जो आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मतलब सिस्टम है गज़ल पर गज़ल कहने का, यही ज़िंदा रखे और अमर रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होना। अब आपने ये हवा ये रात ये चांदनी निसार है सुना होगा, उस पर हज़ारों गज़लें सुनी। वो दिल ने फिर याद किया बर्फ़ सी लहराई है ना, या ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक नहीं एक उसका था दे रहा था मैं, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। हाँ, मीर का तो एक वो शायरी पे बनाया भी है। हाँ, और वो भी उस पे वो जिहाले मस्ती, हाँ जिहाले मस्ती, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जान, उसको कहते हैं मिसरा लेकर गज़ल बनाना। यदि वही मैंने जो आपसे कहा कि यदि आप किसी की एक पंक्ति लेते हैं, ले सकते हैं, आप उसका नाम बताइए कि हमने फलां साहब का ये मिसरा लिया है। अगर आप बोल रहे हैं तो बोल के, अगर आप लिख रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देना चाहिए। हाँ, आपका भी जो गीत आया था सोन चिरैया पिक्चर हाँ, उसमें भी टाइटल उसमें भी आपने इसी तरीके से उसको रिक्रिएट बोला जाएगा, रिटर्न नहीं बोला जाएगा, रिक्रिएट बोला जाएगा। और फिल्मों में 90% गाने रिक्रिएटेड हैं, अभी के दौर के जितने भी हैं उनमें किसी न किसी फोक को उठा करके लिखवाया जाता है या किसी पुराने पैटर्न पर लिखवाया जाता है। अब मैं कुछ छोटे छोटे से प्रश्न पूछकर आपसे ये हम पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। हम सागर शहर से हैं, ठीक है। आपने बताया कि आप 13 वर्ष की उम्र में सागर आ गए थे और यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसने भी क्या आपकी इस यात्रा में कोई योगदान दिया है? सुनिए, मैं यहाँ 13-14 वर्ष की उम्र में आया ज़रूर था, लेकिन 2 वर्ष सिर्फ मैं यहाँ पढ़ा हूँ, 10th और 11th म्यूनिसिपल स्कूल तीन बत्ती के पास जो है, वहाँ केवल 10वीं और 11वीं 12वीं हमारे यहाँ होती नहीं थी उस समय, हमारे उस दूसरे साल से हुई। जिस साल हम पास कर गए उसके बाद से 12वीं के हुए, तो वो 11वीं पास करके हम हमारे बड़े भाई के पास इंदौर चले गए थे। तो 11वीं के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर BSc हमने कहाँ से की? इंदौर से। फिर वही भाई हमारे ट्रांसफ़र होकर आ गए गुना मध्य प्रदेश। तो गुना में लगती है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की, तो वहाँ से मैंने MSc किया रसायन शास्त्र में। तो सागर से मेरा नाता सिर्फ इतना है कि जब मैं पैदा हुआ था तो 10 दिन यहाँ रहा, उसके बाद मैं 2 साल यहाँ पढ़ा 10वीं 11वीं, और फिर उसके बाद जब मैं सर्विस में सन 80 में सर्विस लग गई मेरी, पढ़ लिख गया मैं, सब हो गया, सन 80 में मैं फिर यहाँ आया और 2005 तक यहाँ रहा। फिर उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हुए, फिर मैं दमू पन्ना बांदरी यहाँ रहा, और फिर लास्ट में आकर 2017 में सागर आकर 2017 फरवरी में मैं रिटायर हो गया। ये फरवरी आ रही है, ये फरवरी, तो मुझे रिटायर हुए 8 साल हो गए। अब देखिए, हम देखते हैं कि गज़ल की एक भाषा है, ख़ासतौर पे हम हिंदुस्तानी गज़ल की कहें जी, हाँ। तो उसकी एक भाषा है और एक विचारों का भी एक बृहद अम्ब्रेला है, लेकिन उसके अम्ब्रेला के अंदर सब आता है, जो एक हिंदुस्तानी विचार है। तो भाषा और विचारों के गठन की अगर हम बात करें तो किस शायर या कवि ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? ये आपने बहुत सही प्रश्न किया। सबसे पहले तो भाषा पे आ जाऊँ, प्रभावित तो मुझे सबसे पहले मतलब किया तो फिल्मी शायरी ने किया, उसमें तमाम नाम फिर मुझे बाद में मालूम पड़े कि किसने कौन सा गाना लिखा। उसके बाद में साहिर लुधियानवी का फैन हुआ। साहिर लुधियानवी का फैन मैं इसलिए हुआ कि वो आदमी मोहब्बत के मतलब मुखड़े में मोहब्बत से शुरू होता, तो एंड में जाकर के पता चला गमे दौरा पूरा भरा हुआ है, मोहब्बत के उससे शुरू हुए और लास्ट में जाके वो शहंशाहों को और उनको मतलब राजनेताओं को परचोट करते हुए मिल गए एक ही गज़ल में। मैंने कहा ये पैटर्न तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि गज़ल तो भाई वही होती है, लेकिन वो वहाँ से शुरू होते थे।
मोहब्बत का मतलब रहता था उनका, 2-4 शेर में, फिर नीचे आते 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 उनका सब कुछ बदल जाता था और वो गम में तो आराम होता रहते थे। तो सबसे पहले मुझे साहिल लुधियानवी पसंद आए, बाद में बशीर वजी आए, और वो तो ऐसे आए कि फिर हमारे ही हो गए, जिंदगी हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। ये सन 1992 से हुआ, 92 से। अब आपने जो भाषा का प्रश्न उठाया है और अम्ब्रेला की जो बात की है, अब मैं उस पर आता हूँ। ये किताब रखी है, ये इसमें एक नोट लगा है क्लियर कट, ये मतलब मैं इसलिए दिखाना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो था वो ये था कि गज़ल ऐसी ज़ुबान में कही जानी चाहिए जो उर्दू में छपे तो उर्दू गज़ल कहलाए और हिंदी में छपे तो हिंदी गज़ल की मिसाल बन जाए। ये किताब उसका रिटन प्रूफ है मेरे इस तथ्य का, और इसको लेकर ये 1995 का है और ये 2025 है, 30 साल हो गए। 30 साल मैंने इसी डिक्शन पर काम किया कि हाउ आई राइट, कैसे मैं लिखूं कि मेरी गज़ल हिंदी वालों को हिंदी की लगे और उर्दू वालों को उर्दू की लगे। तो फिर मैंने उसको साधना की और एक ऐसा डिक्शन अपना बना लिया कि इससे ज़्यादा उर्दू मुझे कहनी नहीं है, इससे ज़्यादा उर्दू के गाढ़े लफ्ज़ मुझे लाने नहीं है। दिल, दरवाज़ा, दुकान, मकान और वो खिज़ां, बहार, इस टाइप के शब्द से ज़्यादा मुझे खेलना नहीं है और इसी में रहना है। यानी इन्हीं शब्दों की भी, खुशबू, दरवाज़ा, ये सब उर्दू है, लेकिन ये बोलचाल में इतने घिसपिट गए हैं अपने कि ये हिंदी हो गए। कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम पड़ता कि दिल उर्दू है, किसी से कहेंगे दिल उर्दू है तो अच्छा तो हो जाएगा। दरवाज़ा, दुकान, मकान, ऐसे हज़ारों शब्द जो हम और आप रोज़ बिल्कुल जिसके बिना काम ही नहीं कर सकता, वो सब उर्दू है। उसी को मैंने छोटे छोटे शब्दों को लेके, और यहाँ हिंदी के भी आसान शब्द, तत्सम वगैरह शब्द नहीं। यानी जैसे याद आ रही, याद कोई हिंदी थोड़ी, याद आ रही है तो याद ही लिखना पड़ेगा। तत्सम शब्द है स्मृति, स्मृति आ रही है, स्मृति नहीं आती मुझे जो आता है मैं वही लिखूँ। मुझे याद आती है, स्मृति नहीं आती। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी यार, यही कहूँगा मैं आपसे। तो ये छोटे छोटे से शब्द लेके और फिर अपनी जो हिंदी की थी उसको लेकर के, और वही जो मैंने आपको बताया, रसात्मक, वाक्यम, काव्यम, सीधे सीधे जुमले लिए जो हमारे मीटर में फिट आते थे। और वो जुमला ने मसारिया, पूरी किताबें उठा के देख लो, वो आप में सब जगह वाक्य मिलेंगे। कौन से वाक्य? जो बहर में है। वही वाक्य जो बहर में है उसको मिसरा कहते हैं, और यदि नहीं है तो मात्रा पतन करके बन जाता है। जैसे आपके जैसा तो श्रृंगार नहीं कर सकते, हम बनावट को तो स्वीकार नहीं कर सकते, मैन टू मैन डिफर करता है नेचर अपना, सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। तो सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते, ये तो वाक्य हैं सीधे सीधे। जब ये एक ही मीटर में पूरे हमने पिरो दिए तो गज़ल बन गई। उनके तुकों का हमने मतलब पालन किया, तो काफ़िए का, रदीफ का पालन किया, और उस तरह के वाक्यों को जोड़ जोड़ के अपनी बात कही। हमें जो भी बात कहना है वो हम वाक्य में कहेंगे। 99% हो सकता है कि हमें कई जगह ऐसा हो कि वाक्य के विन्यास को तोड़ करके है पहले ले आए, है दुआ में ऐसी अदा बनूं, है पहले आ गया, है बाद में आना चाहिए था। 1% 100 में से। एक आखिरी प्रश्न के साथ हम ये ख़त्म करते हैं कि व्यक्तिगत जीवन भी और शायरी का भी जीवन जी, अब तक के इस पूरे जीवन में किस बात का मलाल आपको सबसे अधिक रहा? देखिए, मलाल करने आप गिनने बैठोगे तो 1000 मलाल मिल जाएंगे, और अगर खुशी कर आप वो देखेंगे तो आप खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे मलाल तो मेरे ख्याल से इसलिए भी किसी चीज़ का नहीं है, अगर मलाल शब्द बहुत बड़ा है, मलाल ऐसा यानी जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, मलाल उसको कहते हैं, अरे ये तो मलाल हो। और क्षणिक, जैसे मुझे शायर बनना था, मुझे गज़ल कहनी थी, वो मुझे भगवान की कृपा से मैंने कही, और इसलिए भी प्रसन्न हूँ कि सिर्फ मैंने कही नहीं, लोगों ने मानी भी, उस पर शोध भी हुई 5-5 रुपये, और खुशी हुई। अब मलाल कहेगा, ठीक है, बहुत से लोग मतलब हमें मंच खूब मिले, हमारे वीडियो भरे पड़े हैं, जिसको देखना वो देख सकता है। और अभी भी हम अपने, चूँकि मैं सर्विस में रहा तो अपने 150-200 किलोमीटर के अंदर मैं अपने मुशायरे करता रहा। जो दिल्ली के लोग हैं वो अपने 200 किलोमीटर के अंदर करते होंगे, और बाहर भी जाता हूँ, मैं भी बाहर जाता हूँ कभी कभी। लेकिन जो हमारा मतलब कहने का ये है, मुशायरों का भी मलाल नहीं रहा। हमने 4 इंडो पाक मुशायरे पढ़े, उस समय के बड़े बड़े मुशायरे पढ़े उस समय के। अब ठीक है, अब क्या नाम से नई पौध आ रही है, आजकल नए लोगों को प्रेफरेंस मिल रहा है, वो आगे जा रहे हैं।
वो उनका, तो मलाल तो मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, मैं दोबारा जवान नहीं हो सकता। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के जी। लिए। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने शायर अशोक मिजाज बद्र से बातचीत करी। इनकी जो अभी पुस्तक आई है आज का मिजाज, ये आपको रेख्ता पर ई बुक के तौर पर और अमेज़ॉन पर हार्ड पेपरबैक और हार्ड कवर के तौर पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप ज़रूर ये किताब पढ़िए, क्योंकि ये अभी तक की इनकी 10 पुस्तकों का निचोड़ है। जैसा कि ये खुद भी कहते हैं कि ये अभी तक की इनकी सभी पुस्तकों का निचोड़ है। तो इसमें आपको 1992-93 से लेकर 2025 तक के अशोक मिजाज देखने मिलेंगे। तो आशा है आपको ये हमारा नया पॉडकास्ट पसंद आया होगा, हमारे नया प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई हमारे लिए सुझाव हैं तो ज़रूर कमेंट में हमें बताएं, और इस बात को, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि गज़ल की जो बात आज हमारे साथ हुई है ये और भी लोगों तक पहुँचे, और नई पौध जो तैयार हो रही है, जो भी साथी गज़ल लिखना चाहते हैं या ऑलरेडी जो लिख रहे हैं और उसमें और सुधार चाहते हैं, उनकी इस यात्रा में सुधार हो। क्योंकि आज मिजाज सर ने जो बातें बताई हैं वो शायद ही आपको आमतौर पे सुनने, पढ़ने, देखने को मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और हमारे चैनल वाले ऋतिक भाई का भी, और अनुज उपाध्याय जी का।